आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत है हमारे इस फ्री स्टडी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2023 में बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने मेजर यानी कि डिसिप्लिन 1 में हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले रखा है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखा है उनको इस बार पढ़नी है मेजर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। तो आपको जो है इस बार मेजर हिस्ट्री में पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि देखिए इस बार 2023 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है ना, जो बच्चे बीए मतलब ग्रेजुएशन वगैरह जो कर रहे हैं उनको इस बार टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अलग अलग सेशन में डिवाइड करके। मेजर एक है और बाकी सारे सब्जेक्ट आपके माइनर में इंक्लूड होंगे। मेजर एक रहेगा, बाकी सब माइनर में इंक्लूड रहेगा। तो कुछ इस तरीके का है। अगर आपको मेजर और माइनर यानी कि अभी भी आप अपने सब्जेक्ट्स को अगर नहीं समझ पाए हो ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारी चैनल पर जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना और वहाँ पे एक वीडियो बना रखी है मेजर और माइनर के सब्जेक्ट्स के ऊपर। वो बच्चों बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर डाउट है तो वो ज़रूर देखना आप, ठीक, क्योंकि उसे देखने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। लिंक अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर हिस्ट्री के यूनिट 1 की, राइट। उससे पहले छोटी सी नज़र हम डाल लेते हैं सिलेबस पर। ये मैंने शोल की बुक का एक पीडीएफ ले रखा है, मेजर पेपर 1 डिसिप्लिन 1, ओके, जिसमें आपको प्राचीन समाज के बारे में पढ़ना है। टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी होगी। सिलेबस में देखो आपको टोटल 4 यूनिट में क्या क्या दे रखा है। तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 में आपको सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, लेखन, शहरी क्रांति, ये सब ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ये पढ़ने होंगे। सेकंड में आपको कांस्य युग के बारे में पढ़ना होगा। फिर यूनिट सेकंड है और यूनिट थर्ड है। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, यूनिट सेकंड में आपको एक ही पढ़ना है, यूनिट थर्ड में ये मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ोगे, एंड देन यूनिट 4 में आप कांस्य युगीन सभ्यता। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आप पढ़ोगे बिल्कुल प्राचीन इतिहास, बिल्कुल बहुत 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 पुराना इतिहास आप पढ़ोगे। यानी कि शुरुआत से लेकर के आप पढ़ोगे, कहाँ से कहाँ तक का, शुरुआत से लेकर के आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है। इसमें जो है मैं लेकर के आई हूँ, इसमें हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 जो सभ्यता वाला चैप्टर है इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से। देखो बच्चों, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ ना, टोटल ओवरऑल ना इस बार आपके पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है 2023 वाले बच्चों के लिए, जो अभी फरवरी के बाद एग्ज़ाम देंगे उनकी बता रही हूँ मैं। हो सकता है आपके पास एमसीक्यू भी क्वेश्चन आए, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे जिनमें से एक सही होगा, वो आपको पहचानना होगा, ये आएगा। या और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। शॉर्ट आएगा, जैसे 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से एक अटेम्प्ट आपको 5 करने होंगे, जिसमें से 5 में से एक आपका शॉर्ट होगा और बाकी के 4 लॉन्ग होंगे। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या मतभेद है, ये क्या क्या दृष्टिकोण है, ऑलराइट। यानी कि आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, तो आपको बता देना है कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। बाकी उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से और पूरे सटीक शब्दों में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हो फ्री स्टडी DM JDM, ये जैसे आप सर्च करोगे आपको हमारे फ्री स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप है वो मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इन सभी के आंसर्स परफेक्ट तरीके से मिल जाएंगे और क्वेश्चंस साथ ही कुछ नोट्स भी, ठीक है। तो वो वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। देखो सभ्यता जो होती है वो संस्कृति से बड़ी होती है, सभ्यता संस्कृति से बड़ी होती है। यानी कि अगर सभ्यता एक है तो कई सारी संस्कृतियों से मिल करके वो सभ्यता बनेगी। एक अंतर क्या है कि संस्कृति सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन सभ्यता एक ही रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है खुशी, ठीक है, और एक खुशी जो है वो हिंदू लड़की है, ठीक, और एक और लड़की है जो है मुस्लिम जिसका नाम है शबनम, ठीक। एक तरफ है तो देखो खुशी जो है वो हिंदू लड़की है, शबनम जो है मुस्लिम लड़की है। अब आप देखो मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं वो अपने सर पर एक
स्कार्फ टाइप का, एक चुन्नी टाइप का हमेशा डाल के रखती हैं, राइट। वहीं खुशी भी अपने अपने जो है वस्त्रों में, अपने कपड़ों में चुन्नी जो होती है, दुपट्टे का प्रयोग करती है। अब एक चीज़ देखो, शबनम जो है वो दुपट्टे का प्रयोग कुछ इस तरीके से करती है कि उसका सर का पूरा पोर्शन ढका होता है, लेकिन खुशी भी चुन्नी का प्रयोग करती है, दुपट्टे का प्रयोग करती है, लेकिन तरीका अलग है। तो देखो, जो चुन्नी हुई वो हुई आपकी संस्कृति, क्या हुई आपकी संस्कृति, लेकिन जो उसको पहनने का और ओढ़ने का तरीका है, ठीक है, वो हुआ आपका, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माफ़ करिएगा। जो चुन्नी हुई वो हुई आपकी सभ्यता, ठीक है, जो चुन्नी हुई वो हुई आपकी सभ्यता, और जो ओढ़ने का और पहनने का तरीका हुआ वो हुआ आपका संस्कृति। यानी कि चुन्नी है, दोनों को पहनने का तरीका अलग है, एक ही है, दोनों दुपट्टा जो है दोनों पहन रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीक़ों से पहन रहे हैं, तो संस्कृति अलग हो सकती है लेकिन सभ्यता एक रहेगी। होप से जो दुपट्टे वाला एग्जाम्पल दिया वो अच्छे से समझ आ गए हो कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है। उसके अलावा आप कुछ चीज़ ये भी लिख सकते हो कि जो सभ्यता होती है, सभ्यता जो होती है वो बाहर का एक रूप होता है, पर जो संस्कृति होती है वो आंतरिक रूप होती है। संस्कृति सबकी अलग अलग हो सकती है पर सभ्यता कभी सबकी अलग नहीं होगी, क्योंकि कई सारी संस्कृतियों से मिल करके सभ्यता बनती है ना। इसीलिए सभ्यता को आत्मा कहा जाता है और संस्कृति उसका शरीर। और आपको पता है, विद्वानों सुना होगा, बिना आत्मा के शरीर नहीं बनता, ठीक है। तो सभ्यता क्या हुई आपकी आत्मा, और शरीर क्या हुआ उसका, सॉरी संस्कृति क्या हुई उसकी शरीर। और एक चीज़ और, एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो कि सभ्यता को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सभ्यता सब में समान जाएगी, लेकिन संस्कृति सबकी अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया, ये आप लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स बताए, 4 के 4 है, बाकी अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आया तो भी आप लिख सकते हो। इसके आंसर आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ और अपनी नोटबुक में नोट कर लो। दूसरा प्रश्न है कि कौन से कारक ऐसे हैं जो सभ्यता के उद्भव में कारक होते हैं, यानी कि जो सभ्यता कैसे एक विकसित होती है। तो देखो, सभ्यता कैसे निकलती है, मैंने क्या बताया कि संस्कृति से सभ्यता बनती है, राइट। संस्कृति से क्या बनती है, सभ्यता बनती है, मैंने ही बताया। तो एक सभ्यता विकसित होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि विभिन्न संस्कृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विभिन्न संस्कृति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पर सभ्यता विकसित हो रही है तो वहाँ पर जन समूह होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए, शहर होने चाहिए, गांव होने चाहिए, राइट, शहर होने चाहिए, गांव होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जनसंख्या का। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि वहाँ पर स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं कि आज गांव बस रहा है, एक हफ्ते बाद सभी लोग छोड़ छाड़ के चले गए, भाई नहीं, स्थिरता होनी चाहिए। और स्थिरता पर्यावरण पर निर्भर करती है, ठीक है, या फिर लोग कैसे अपना जीवन व्यापार कर रहे हैं वो। दूसरा, लोगों के पास पैसा कमाने का तरीका होना चाहिए, यानी कि कृषि होनी चाहिए, आर्थिक चीज़ें होनी चाहिए, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, लोगों के बीच एकता होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक एकता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हो, इसका भी सही तरीके से आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ओके। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि शहरी क्रांति को परिभाषित करो, या फिर इसी को पलट करके पूछ देगा कि जो चाइल्ड थे इनकी शहरी क्रांति का मॉडल बताओ, ये पूछ लेगा। तो बच्चों देखो, जो गार्डन चाइल्ड थे वो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शहरी क्रांति का सिद्धांत दिया 1930 में, ठीक है। क्या कहा, इन्होंने कहा कि समाज में छोटे रिश्तेदारी आधारित कृषि, बड़े गांव समाज, ये सब क्या है, समाज में रहते हैं और समाज को बदल के रखते हैं। यानी कि मैं बोलूँ, समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी परिवर्तन जो है इसका आधार होता है। इन्हीं के कारण जो है शहर और गांव निकलते हैं, शहर और राज्य निकलते हैं, गांव निकलते हैं, ठीक है। किन के कारण, छोटे छोटे रिश्तेदारों, छोटे छोटे गांव, सामाजिक, राजनीतिक, उनकी आपसी सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वो सब जो है गांव और शहरों में विकसित होते हैं, गांव और शहरों में विकसित होते हैं। आसान शब्दों में समझो तो अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ कि जो गार्डन चाइल्ड थे उनका शहरी क्रांति मॉडल क्या था, तो शहरी क्रांति मॉडल था गांव को शहरों में विकसित करना। क्या था, गांव को शहरों में विकसित करना, ये था उनका मॉडल। इन्होंने जो है यानी कि चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति शब्द को भी अपनी जो है किताब में वर्णित किया। इनके द्वारा शिकारी जो है वो संग्रह करते हैं,
समाज में जानवर, फल, खेती ये सभी की जाती है। इसका भी सही तरीके से आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये की पॉइंट्स में लिखा है, बाकी ये 2 शब्दों में अगर कहें तो इसको देख करके आप समझ जाना। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है यूनिट 1 के चैप्टर 1 से, अगर पूछ लिया गया तो पूछा जा सकता है 4 नंबर में कि इस शहर की या फिर एक शहर में कोई 10 विशेषताएं बताओ। एक शहर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, कभी भी कोई शहर डेवलप होता है तो उसके अंदर उस सेना होनी चाहिए, तभी तो वो शहर प्रोटेक्ट रहेगा ना भाई। एक लीडर होना चाहिए उस शहर को, उस राज्य को चलाने वाला। एक पूरा प्रशासन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा। खुद की अपनी वास्तुकला होनी चाहिए, उसके अंदर की एक वास्तुकला होनी चाहिए, एक अच्छी खासी आबादी होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। एक शहर डेवलप कैसे होगा? क्योंकि एक आबादी होगी तभी तो होगा, और आबादी के लिए ज़रूरी है कि बाकी तत्व भी होने चाहिए। अधिशेष होना चाहिए। अधिशेष क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो रामू नाम का एक किसान है, ठीक है, उसने गेहूँ उगाए, उसके गेहूँ जो है निकले 5 कट्टे बोरी, 5 बोरी निकली। उस 5 बोरी में से उसने क्या किया, वो 5 बोरी इतना था कि उस 5 बोरी को वो मार्केट में भी बेच करके आ जाए और अपने परिवार के लिए भी रख ले। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट में ज़रूरत है 3 बोरी की तो वो 3 बोरी दे के आ जाएगा। 3 क्या 4 भी अगर दे के आ गए तो भी, 3 दे गया तो भी उसके पास 1 बोरी बच गई। यानी कि जो 1 बोरी हुई वो उसकी अधिशेष की अवस्था में है, यानी कि खाने के लिए तो निकाल ही लिया था, 1 बोरी एक्स्ट्रा बच गई अधिशेष की अवस्था में। ठीक, तो ये होता है उत्पाद जो है वो अधिशेष। एक्स नहीं होगा यहाँ पे, उत्पाद लिख देना आप, ठीक है, उत्पादन, ठीक, ये लिख देना। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आकार की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए, यानी कि मतलब ये है कि कोई भी राज्य का या किसी भी शहर का जो सीमा होती है वो अच्छी होनी चाहिए। राज्य निवास संगठन होना चाहिए, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं ये होना चाहिए। उसका दूसरे देशों से व्यापार हो रहा है कि नहीं ये भी होना चाहिए, तभी तो उसकी आर्थिक स्थिति बनेगी ना भाई, है कि नहीं। कला होनी चाहिए, विज्ञान का महत्व होना चाहिए, वैज्ञानिकों का वहाँ पर आना जाना होना चाहिए, और लेखन आविष्कार होना चाहिए ताकि वहाँ की जनता पढ़ लिख सके। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये मैंने आपको बताया यूनिट 1 के चैप्टर 1 से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यूनिट 1 के चैप्टर 1 से, इससे बाहर वो पूछ नहीं सकता। यहीं से आएंगे जो प्रश्न आएंगे। बाकी बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इसी टाइप्स के और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सके तो आपको करना क्या है, करना है सिर्फ कमेंट में बताना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इसी टाइप से आंसर चाहिए और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक है, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी क्वेश्चंस का। बाकी और वीडियोज़ के लिए आप जाकर के चैप्टर 2 की वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।